to the next episode of FinSchool by 5paisa. Guys, आज हम समझेंगे बैलेंस शीट के बारे में. बैलेंस शीट का नाम ऐसे पड़ा क्योंकि वो हर फाइनेंशियल कंपोनेंट का बैलेंस बताती है. अब क्वेश्चन ये है कि कौन से बैलेंसेस बैलेंस शीट में मिलते हैं. क्योंकि ये एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, इसीलिए कंपनी के इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल कंपोनेंट्स के बैलेंसेस का डिटेल हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिलता है. ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं एसेट्स एंड लायबिलिटी. एसेट वो होता है जो एक कंपनी ओन करती है एंड लायबिलिटी इज व्हाट द कंपनी ओज. तो in a nutshell, a statement that summarizes what the company owns and what the company owes along with the shareholders fund is called a balance sheet. चलिए एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं. अगर आप कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं और आप अपना खुद का कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं वर्थ ₹10,000, तो कंपनी की बैलेंस शीट कुछ ऐसी दिखेगी. ऑन द लेफ्ट साइड यू विल हैव लायबिलिटीज प्लस शेयर होल्डर्स फंड. इसके अंडर आएगा इक्विटी विच इज़ 10,000. ऑन द राइट साइड यू हैव एसेट. उसके अंडर आएगा कैश विच इज़ 10,000. जैसे कि आप ये टेबल से देख सकते हैं, बैलेंस शीट ऑलवेज बैलेंसेस, यानी कि एसेट टोटल विल ऑलवेज बी इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस शेयर होल्डर्स फंड. ये अमाउंट हमेशा टैली होगा क्योंकि एक कंपनी में एसेट परचेज सिर्फ 2 सोर्सेज से हो सकते हैं. या तो आप किसी से पैसे बोरो करेंगे या कोई आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करेगा. दैट इज लायबिलिटी और शेयर होल्डर्स फंड्स. एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि हम शेयर होल्डर्स के फंड्स को लायबिलिटीज के साइड में क्यों डाल रहे हैं. शेयर होल्डर फंड इज द अमाउंट ऑफ मनी फाउंडर्स हैव इन्वेस्टेड इन द कंपनी. फाउंडर और कंपनी 2 डिफरेंट एंटिटीज होती हैं, इसीलिए शेयर होल्डर्स फंड्स आर अ लायबिलिटी टू द कंपनी. अगर आपने अपनी कंपनी को आगे बढ़ाना हो तो एज अ नेक्स्ट स्टेप आपको मशीनरी परचेज करनी होगी. लेकिन मशीनरी की वैल्यू है ₹55,000. बट आपने तो अपनी कंपनी में सिर्फ ₹10,000 इन्वेस्ट किए हैं. अब अगर एक्सपैंड करना है तो आपको लोन लेना पड़ेगा. मान लीजिए आपने ₹50,000 का लोन लिया, तो अब आपकी बैलेंस शीट कुछ ऐसी दिखेगी ऑन द डे दैट द लोन कम्स इन. ऑन द लेफ्ट हैंड साइड लायबिलिटीज प्लस शेयर होल्डर्स फंड. उसके अंदर आएगा इक्विटी विच इज़ 10,000, लोन विच इज़ 50,000. द टोटल विल बी 60,000. ऑन द राइट हैंड साइड यू विल हैव एसेट्स. उसके अंदर आएगा कैश विच इज़ 60,000. द टोटल विल बी 60,000. अब आपके पास फंड्स आ गए हैं एंड नेक्स्ट डे आपने जाके मशीनरी भी खरीद ली वर्थ ₹55,000. तो अब आपकी बैलेंस शीट में ये डेटा रिफ्लेक्ट होगा. ऑन द लेफ्ट हैंड साइड लायबिलिटीज प्लस शेयर होल्डर्स फंड. उसके अंडर आएगा इक्विटी 10,000, लोन 50,000 and total is 60,000. On the right hand side you have assets. उसके अंदर आएगा cash 5,000, machinery 55,000 and the total will be 60,000. अब हर कंपोनेंट को डिटेल में समझते हैं. एक बैलेंस शीट में एसेट्स 2 टाइप्स के होते हैं, नॉन करंट एसेट एंड करंट एसेट. करंट एसेट वो होता है जो कैश में बहुत इजीली कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि आप इमीडिएटली उस एसेट को सेल करके कैश ले सकते हैं. जनरली टाइम फ्रेम 12 मंथ्स का होता है, तो एनीथिंग कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश इन 12 मंथ्स. उसे हम करंट एसेट बोलेंगे. एंड नॉन करंट एसेट बेसिकली लॉन्ग टर्म एसेट होते हैं जिनको कैश में इमीडिएटली यानी विद इन 12 मंथ्स कन्वर्ट करना मुश्किल होता है. तो उस केस में कैश जो आपके पास पड़ा है वो है करंट एसेट, क्योंकि वो तो डायरेक्ट कैश फॉर्म में है. एंड मशीनरी क्योंकि वो फिक्स्ड इन नेचर है एंड इमीडिएटली आप सेल करके कैश नहीं ले पाएंगे, उसे हम नॉन करंट या फिक्स्ड एसेट बोलेंगे. अब आपने अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया, मशीनरी से प्रोड्यूस किए प्रोडक्ट्स सेल करना भी शुरू कर दिया. ये प्रोडक्ट्स बनाने के लिए मान लीजिए आपने रॉ मटेरियल्स परचेज किए वर्थ ₹40,000
on credit of 45 days. आपने प्रोड्यूस किए गुड्स वर्थ ₹40,000 जिसमें से ₹10,000 की सेल हो गई एंड 30,000 की सेल नहीं हुई है। ये नॉन सोल्ड प्रोडक्ट्स विल सिट एज इन्वेंट्री ऑन द बैलेंस शीट एंड जो आपने सेल्स की ₹10,000 की, अगर वो आपने 30 डेज के क्रेडिट पे की तो आपने बायर्स को क्रेडिट दिया। This will appear as debtors on your balance sheet. So your balance sheet will look like this. On the left, liabilities plus shareholders fund. Under this comes equity, which is 10,000, creditors 40,000, loan 50,000. Total is 1 lakh. On the right side, you have assets. Under this, debtors will be 10,000, machinery will be 55,000, inventory is 30,000, cash is 5,000, the total will be 1 lakh. अब इसमें inventory and debtors are called current assets क्योंकि 12 months के within तो आपका बनाया product sell हो ही जाएगा and जिसको आपने credit दिया वो तो 30 days में pay कर देंगे, इसीलिए ये हुए current asset and machinery is fixed in nature इसीलिए that is non-current or fixed asset. जनरली अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट की है तो वो भी एसेट्स ही कंसिडर होती हैं एंड एनी इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड्स एंड स्टॉक्स कैन बी सोल्ड इजीली इन द मार्केट, उसको हम करंट एसेट बोलते हैं। अब जैसे कि एसेट करंट एंड नॉन करंट होते हैं, वैसे ही लायबिलिटीज कैन ऑल्सो बी डिवाइडेड इनटू करंट लायबिलिटीज, यानी जो आपको नेक्स्ट 12 मंथ्स में पे करनी है, एंड नॉन करंट लायबिलिटीज जो आपको कुछ सालों के बाद रीपे करनी होती है। जैसे कि लोन टेकन फॉर 5 years टू स्टार्ट द कंपनी, ये नॉन करंट लायबिलिटी होती है। कोई भी अनपेड या अक्रूड एक्सपेंसेस जनरली कंपनी को विद इन 12 मंथ्स पे करने पड़ते हैं, इसीलिए दे आर ऑल्सो करंट लायबिलिटीज। अब हमारे एग्जाम्पल में क्रेडिटर्स हुए करंट लायबिलिटीज क्योंकि आपको 45 डेज में पे करना था एंड लोन टेकन टू स्टार्ट द बिजनेस, ये हुआ नॉन करंट लायबिलिटीज। एंड इक्विटी जैसे कि पहले बताया इज ऑन लायबिलिटीज साइड क्योंकि ये शेयर होल्डर्स के फंड्स है एंड कंपनी ओज दिस टू इंडिविजुअल्स। एडिशनली जब कंपनीज जो प्रॉफिट अर्न करती हैं उसे डिविडेंड में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती और अपने पास रखती हैं तो उसे रिटेन्ड अर्निंग्स कहते हैं। एंड क्योंकि रिटेन्ड अर्निंग्स कंपनी के शेयर होल्डर्स का पैसा है, उसे भी हम शेयर होल्डर्स फंड में इंक्लूड करते हैं। ये हो गया सब बैलेंस शीट के कंपोनेंट्स के बारे में। अब एक कंपोनेंट है जो बैलेंस शीट में डायरेक्टली विजिबल नहीं होता बट आप कैलकुलेट कर सकते हैं फ्रॉम द बैलेंस शीट एंड दैट इज कैपिटल। बेसिकली कैपिटल इज द अमाउंट ऑफ मनी जो बिजनेस में इन्वेस्टेड है एंड इसकी वजह से आपका बिजनेस रन हो रहा है। 2 टाइप्स के कैपिटल आप डिराइव कर सकते हैं बैलेंस शीट से। नंबर 1, वर्किंग कैपिटल, यानी कि आपको बिजनेस रेगुलरली रन करने के लिए कितना कैपिटल चाहिए। दिस इज कैलकुलेटेड बाय सब्सट्रैक्टिंग करंट लायबिलिटीज फ्रॉम करंट एसेट्स। ये हमें बताएगा कि क्या कंपनी के पास सफिशिएंट एसेट हैं टू पे ऑफ द ऑनगोइंग लायबिलिटीज। दिस डिटरमिन्स वेदर अ कंपनी इज स्टेबल और नॉट। नंबर 2, टोटल कैपिटल, यानी कि टोटल कैपिटल बिजनेस में कितना डिप्लॉय हुआ है। ये करंट लायबिलिटीज प्लस शेयर होल्डर इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म डेट से हमें मिलते हैं, यानी कि कंपनी ने इन सब सोर्सेस से फंड्स लेकर यूटिलाइज करा है टू क्रिएट एसेट्स एंड रन द बिजनेस। कैपिटल असेस करना इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमको बताता है कि कंपनी रन करने के लिए पैसा कितना चाहिए या कितना ऑलरेडी डिप्लॉयड है। अगर आप कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये कंपोनेंट आपको असेसमेंट करने में हेल्प करेगा। गाइस, मेरी तरफ से फिलहाल इतना ही। मैं मिलूंगी आपको फिन स्कूल बाय 5 पैसा के अगले एपिसोड में। सी यू।